मैं एक्स सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी खुशहाल सिंह सभी गौरव सेनानियों, सारे देश के गौरव सेनानियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी एक्स मैन मूवमेंट के लिए जो 20 फरवरी से दिल्ली में जो हमारा भारत सरकार से जो मांगे हैं उसको लेकर, जिसमें खास करके हमारा ORP के संबंध में जो मांग है उसके लिए हम सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं। सभी क्षेत्रों से आने वाले लोगों का सहस्त्र धन्यवाद है। और हम लोग देहरादून एक्समैन एसोसिएशन से हैं और यहाँ पर भी हम लोगों का दिल्ली जाने का जो प्लान बना हुआ है और आप लोग भी आइए, अपने अपने तरीक़ों से आइए। तो सर, सबसे पहले OROP वन रैंक वन पेंशन का के फॉर्मेट पर बात करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, 1971 के दौर में बांग्लादेश वार के बाद मानते हैं कि देश पर थोड़ा बहुत संकट, वित्तीय संकट आया हो। उस दौर के आसपास पहले 2 पे के कमीशन निकले, उसमें जवानों को 75% पेंशन दी जाती थी। तदंतर में ये कहा गया उस टाइम की सरकार में, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, हमारा पॉलिटिकल इवेंट भी वो नहीं है, हमारा अपनी मांग से मतलब है कि कहाँ क्या विसंगति आई। तो उस दौरान तीसरे पे कमीशन में हम लोगों की यानी जवान और GCOs की, वार से GCO की पेंशन 75% से घटाकर 50% कर दी गई। ये बोलकर कि जब देश की हालत कुछ सालों में ठीक हो जाएगी, 2-4 साल में, वापस आपकी पेंशन को 75% कर दिया जाएगा। मुझे बताइए, क्या आज तक भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी बनने के बाद भी क्या हालत ठीक नहीं हुई? मान लेते नहीं है तो स्वीकार कीजिए, नहीं हुई। हमें 50% ही सही, पर वो भी इस प्रकार विसंगति से ना दें। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, अब चलते चलते हम आगे सेना में कुछ बीच में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे अंग्रेज़ों के समय में भारतीय सेना में एक रैंक दिया गया GCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर इंडियन, और बाकी ऑफिसर्स 1 स्टार और चिंदी के साथ नायब सूबेदार, और 1 स्टार और बिना चिंदी के साथ लेफ्टिनेंट, इस प्रकार से मेजर तक, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर साहब, यहाँ तक के रैंकों की बनावट को गजेटेड माना गया था नंबर 1। उसके ऊपर के रैंक आज के जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, वो पेवेंट 4 में हैं। तो उन्होंने तो अपना एविडेंस सही दिया। हमें सेकंड लेफ्टिनेंट को बदल कर यानी समाप्त करके उस रैंक को, उसकी जगह लेफ्टिनेंट रैंक आया सेना में, अच्छी बात है। लेकिन नायब सूबेदार साहब का 1 ही स्टार रहा। कहा जाना नायब सूबेदारी था, जैसे सिविल अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर कहते हैं। अब आप कहोगे कि स्टार ही क्यों चाहिए? मैं उसकी दलील देता हूं आपको। CICT ऑपरेशन, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस और हॉट वार या फिर कंडीशन ऑफ वार के दौरान आपको BOPs पर, बॉर्डरों पर जाना होता है, जहाँ पर BSF भी होती है आपके साथ। बॉर्डर फिल्म भी देखी होगी आप सभी लोगों ने। तो वहाँ पर 1 स्टार वाला नायब सूबेदार, आप कहते हैं कि 2 स्टार वाले सब इंस्पेक्टर के बराबर होता है। इस बात को समझाएं या लड़ाई लड़ाएं? हमारा वैल्यू, रैंक वैल्यू वहाँ पर कम हो जाती है। CICT से लेकर CRPF BSF के साथ काम करने से लेकर अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल प्रशासन की मदद के दौरान जब भी हम किसी पुलिस स्टेशन जाएं, तो नायब सूबेदार को क्या वैल्यू मिलेगी? क्या हर एक व्यक्ति इस बात को समझता है? NSG में जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर एक नायब सूबेदार अगर पोस्टिंग जाता है तो उसको 2 स्टार इसीलिए देते हैं आप, क्योंकि वो ज़रूरत है। लेकिन परमानेंट ज़रूरत को समझा नहीं गया, ना ही भारत सरकार को किसी ने ये चीज़ बताई। वहाँ पर भी दूसरी गलती हमारे रैंकों के साथ थी, जो कि हमें नीचे माना गया, कमतर आंका गया। इसके बाद 5th के पे कमीशन खुला। 5th पे कमीशन में हम लोगों के 3 वर्ग रखे गए, X, Y, Z। वहाँ पर भी खास करके ये ना कहें कि GCO का ही नाम ले रहा, मैं ऊपर से नीचे तक बोल रहा हूँ, असर सब पर पड़ता है। वहाँ पर भी GCO गजेटेड था। और उसके बाद आते हैं साहब 6 पे कमीशन, सबसे खराब पे कमीशन, जिसमें सबको मिक्स कर दिया गया। हम लोगों के सभी रैंकों को कहा गया PBOR, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक,
जिसमें हमारी जेसीओ लेवल की गजेटेड वैल्यू ख़त्म कर दी गई। आज भी एक नायब सूबेदार बनता है तो उसका गजेटेड नोटिफिकेशन जाता है और उसको गजेटेड ही कहा जाता है, लेकिन वेतन और फैसिलिटीज़ के हिसाब से रखा नहीं गया, दोहरा मापदंड रखा गया वहाँ पर। साथ ही जवानों के साथ क्या हुआ, ये कहा गया कि जेड ग्रुप को समाप्त कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। उल्टा ये हुआ कि जो वाई ग्रुप वाला को नीचे डाला गया, यानी कि सिपाही का 2400 का ग्रेड होना चाहिए था, वो ग्रेड आके 2000 पर हो गया। इसी प्रकार यदि सिपाही का 24 होता तो नायक का 28 होता, जो आज हवलदार का है। तो ऊपर न जाने के बजाय हम लोगों को नीचे डाल दिया गया। अब इधर से जीसीओज की भी गजेटेड वैल्यू समाप्त कर दी गई, पैसों के हिसाब से, पे के हिसाब से। ये कहा गया कि जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर, एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर साहब होते हैं, ऐसे ही नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर होते हैं। बहुत बढ़िया साहब। लेकिन आपने सरकार को ये नहीं बताया कि वो लोग असिस्टेंट कमांडेंट, डीएसपी और एसपी तक जाते हैं, जहाँ पर से उनका आईपीएस रैंक शुरू होता है। क्या हमारे लिए सूबेदार मेजर से ऊपर कोई रैंक है? जब तक वो स्पेशल कमीशन की बात छोड़ दी जाए तो क्यों नहीं है? क्या हमारे को अनुभव नहीं है? अगर ऐसा था तो एक जेसीओ जो क्वालिफाई अच्छा होता तो लेफ्टिनेंट कर्नल रहता, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर रहता ना सेना में। वो दोनों तरफ जाना चाहिए था ना, एक ही तरफ गए आप। और आज मुझे बताइए, गजेटेड कहते किसे हैं? भारत सरकार का वो अधिकारी जिसके गजेटेड नोटिफिकेशन में राष्ट्रपति जी साइन कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार का गजेटेड अधिकारी होता है। और राज्य सरकार का वो अधिकारी जिसमें गवर्नर साइन करे। अब मुझे बताइए, हिंदुस्तान का लोएस्ट गजेटेड पे का लेवल क्या है? सर, भारत सरकार और सुनने वाले अंधेरे में क्यों हमें किसने रखा? लेवल 8 है साहब। लेवल 8 पर बेसिक पे 47,600 है, जबकि गजेटेड मानते हुए नायब सूबेदार का बेसिक पे 35,400 है, जो कि लेवल 6 है। इस विसंगति के कारण असर क्या पड़ा, अब उस पर चलते हैं। असर यह पड़ा, आपने बोला बीआरएस को ओआरपी नहीं दी जा सकती, उसकी फैसिलिटियाँ ये नहीं मिलती, पेंशन में संशोधन नहीं हो सकता। ओके, पनिष्ड कर रहे हैं आप, जबरदस्ती कर रहे हैं कि नौकरी ही कर। आगे जब चार्म नहीं है, आगे जब बहुत सी नहीं है, बहुत बढ़िया स्किल आगे जाके उसे 24 साल में भी नहीं मिलनी है, तो क्यों ना 17 और 19 में ही चला जाए वो। अब मुझे बताइए, यदि नायब सूबेदार को उसकी वैल्यू पर रखा जाता, 4200 की जगह उसका ग्रेड अगर 4800 होता, 47,600 जिसमें केवल एक ही रैंक है सूबेदार मेजर, वहाँ पर होता, तो क्या वो 24 साल नौकरी नहीं करता? क्यों जाता वो बीआरएस? फायदा हो रहा होता तो करता, पहली बात। दूसरी बात, उसे अपना केवल एक लेवल जिसमें कोई फायदा भी नहीं है, लेवल 2 में जाने के लिए कम से कम 24 साल नौकरी करनी पड़ेगी। मिनिमम सर्विस ऑफिसर की 20 साल है। 20 साल के बाद यदि वो नौकरी ना करना चाहे तो भी उनका पे बैंड मिनिमम सर्विस में चेंज हो रहा है। यानी कि 13 साल में जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे तो 20 साल में पे बैंड 4 पर ही रिटायर होंगे और पेंशन लेंगे। क्या सिपाही 17 से 19 साल में उसका पे बैंड चेंज हो रहा है? तो फिर एसीपी में विसंगति नहीं है। आपको किसी को ये नज़र नहीं आया, आप अपना कितना भी रख लो, लेकिन एक सैनिक का 17 से 19 साल के बीच अगर उसका थर्ड एसीपी आ रहा होता, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, तो क्या वो ठीक से नौकरी नहीं करता? उन मानदंडों को पार नहीं करता? यहाँ पर भी हमें ठगा गया। कारण हमारा कोई भी प्रतिनिधि, जवान जेसीओ का प्रतिनिधि, ना तो पे कमीशन में उनको कोई सुनता है, होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं तो क्या सुनवाई होती है, होते हैं तो क्या हमारे पास कभी फॉर्मेट आता है, क्या राय ली जाती, क्या सहमति ली जाती, क्या सिग्नेचर लिए जाते हैं कि हम इससे संतुष्ट हैं भी या नहीं? कौन उसमें सिग्नेचर करता, मुझे ये आज तक पता नहीं है, कभी पता नहीं चला कौन करता है अपने लिए। भारत सरकार का भी पूर्ण रूप से दोष नहीं है, ना ही आईएएस अफसरों का है।
वो लोग क्या सिपाही की नौकरी से खड़े हुए हैं? हम सिपाही से शुरू होते हैं, सूबेदार तक 30-32 साल नौकरी करके रिटायर होने के बाद पूरे पूरे अनुभव के साथ कह रहे हैं कि कहाँ क्या विसंगति है और क्या होता है। अगली बात करें साहब एमएसपी की। एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे, मुझे ये बताइए, एक सेना में एक लड़ाकू सैनिक और सेना की बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसे राशन अच्छी मिलनी चाहिए, एकोमोडेशन अच्छा मिलना चाहिए, और वो अच्छा भी है और दिन प्रतिदिन उसमें सुधार भी हो रहा है, नो डाउट। जो चीज़ ठीक है उसे ठीक बोला जाएगा। माइनर सा अंतर है अफसर के राशन या जवान के राशन या अदर फैसिलिटी में, वो पढ़ लिख के आए हैं, इतना तो मिलना भी चाहिए, वाजिब है, पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलती है जवान को। दूसरा आता है इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, वो भी भेदभावपूर्ण नहीं है। ग्लेशियर में स्लीपिंग बैग ऑफिसर साहब को रसिया का और मेरे को मेड इन इंडिया का नहीं मिलता साहब, दोनों एक जैसे होते हैं, एक जैसे जूते होते हैं, एक जैसे कोट होते हैं, एक जैसे साधन होते हैं सर्दी और मौसमी हालतों से बचने के लिए, राशन पानी सभी कुछ अच्छा है, क्योंकि मिल के लड़ाई लड़नी है। तीसरा आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कुछ मापदंड दोनों के लिए एक हैं। कैप्टन साहब के लिए बीपीटी 4.5 किलोमीटर, मेरे लिए 5 नहीं है। ना ही एज लिमिट के आधार पर एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फाइड है, सबके लिए इक्वल है, क्योंकि वो सेना की ज़रूरत है, होना भी चाहिए। तो फिर क्या एमएसपी एक जैसी नहीं होनी चाहिए? कोई भी बताए मुझे क्यों नहीं होनी चाहिए। क्या किसी माँ का लाडला बेटा सिपाही है और वो शहीद हो जाता है, क्या कम एमएसपी वाले को कम इज्जत दी जाए क्योंकि वो 5200 वाला ही तो है? क्या उसके माँ बाप कम रोते हैं उसके लिए? क्या वो अपने माँ बाप का प्यारा चहेता बच्चा नहीं है? क्या उसकी सामाजिक स्पिरिचुअल भावनाएं नहीं हैं? क्या उसने अपने दोस्त साथियों के साथ खेलने की उम्र में क्या वो सेना में गया नहीं है? क्या उसने अपनी भावनाओं का, अपने रिलेशनों का, अन्य सामाजिक गतिविधियों का त्याग नहीं किया है? मर जाना ही बलिदान होता है, या फिर अपनी आदतों का, भावनाओं का, अपने शरीर का, उस कष्ट का, उस हालतों में रहने का जज्बा और देश का साथ देना, क्या वो बलिदान नहीं है? क्या ये बलिदान नहीं था जो हमने 75% से 50% पेंशन एक्सेप्ट की, 25% छोड़ दी देश के लिए? क्या ये देश सेवा नहीं है? क्या ये देश की सेवा के लिए इकोनॉमी बेहतर नहीं है? चलिए छोड़ ही देते हैं, और छोड़ दिया मान लेते हैं। अब आते हैं आजकल के मूल विषय पर, ओआरपी पर। ओआरओपी किसे कहा जाए? नंबर 1, ओआरपी उसे कहा जाए उन व्यक्तियों के लिए लागू हो जो 38 साल यानी कि 17 से 19 साल सिपाही की नौकरी और उसका भर्ती होने का मिनिमम पीरियड 18 साल, जोड़ लीजिए कितना होता है, लगभग 35 से शुरू, यानी जो 18 में ये हो जाएगा, और तो 50 साल तक सूबेदार साहब, जीसीओ साहब, एक ही रैंक है सूबेदार मेजर, जो अगर लास्ट 30वें साल में बनता है तो 4 साल और करेगा। एक पलटन में एक ही होता है साहब, बहुत कम। तो मुझे ये बताइए कि जो आधेड़ उम्र में रिटायर हो रहे हैं, जब उनके बच्चों को अच्छे एजुकेशन, शादी या फिर अच्छे कोर्सेज या पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब क्या वो नौकरी पर रहते हैं? कितने लोगों के बच्चे हैं जो रिटायर होने से पहले ही नौकरी पर लग जाते हैं? खर्चा अब बड़ा है, ज़रूरतें अब बड़ी हैं, अब हम रिटायर भी हो चुके हैं, ये मान करके तो भारत सरकार ओआरओपी कर रही होगी ना। दूसरा, क्या ओआरओपी उनके लिए है जो सिविल प्रशासनिक लोगों की तरह 60 साल में रिटायर होते हैं? 55 से 60 कहिए, चलो मान लेते हैं। तो फिर रेलवे को, पोस्टल को या सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य फोर्सों को भी क्या ओआरपी मिलेगी? क्या मिलनी चाहिए? क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो 60 साल नौकरी करते हैं वो भी ओआरपी की मांग करेंगे? मुझे बताइए, ओआरपी का आधार क्या है? आधार यही तो है कि कम उम्र में रिटायर होना। यदि कम उम्र में रिटायर होने वाले व्यक्तियों को मिलना चाहिए था तो मिला किसे? फायदा किसे पहुंचा और क्यों? ये अगला सवाल बनता है। इन सभी विषयों को लेकर हर व्यक्ति वहां पर जब दिल्ली जंतर मंतर जाएंगे तो जब मुझे भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा,
लेकिन हम अपने अध्यक्ष, सभी स्टेटों के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्षों तक अपना कंक्लूजन, नैरेटिव मैंने बता दिया, कंक्लूजन क्या पहुंचा नहीं सकते? हाँ, पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा देहरादून एक्स एसोसिएशन गौरव सेनानियों की तरफ से जो मैं सुझावित करूंगा, क्योंकि अध्यक्ष जी इसमें कुछ और जोड़ेंगे, अच्छे प्रकार से इसमें एक नैरेटिव बनाकर एक कंक्लूजन बना के पेश करेंगे। सिपाही का ग्रेड 2400 होना चाहिए साहब, लेवल 4 न कि 2000। नंबर 2, सेना में रहते नायब सूबेदार को भी 2 स्टार मिलें, कहा उसे नायब सूबेदार ही जाए, ताकि सिविल प्रशासनिक मदद और CICT से लेकर बॉर्डर पर काम करना आसान हो। वो मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज में स्टारों की व्यवस्था ज़्यादा है, उसे बराबर करें पहले, जैसे आप NSG में करते हो। तीसरा, ACP, थर्ड ACP सिपाही की मिनिमम सर्विस के अंदर अंदर मिले, जैसे 19 साल 17+2 मान लेते हैं, चलिए 2 और करेगा ना, नहीं जाएगा रिटायर, भारत सरकार पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। ऑन सर्विस के बजाय रिटायर बढ़ते जा रहे हैं, कहते हैं ना आप एक तरफ, रोकने का तरीका बता रहा हूं, रुकेगा वो। आगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो गजेटेड लेवल, जो एक नायब सूबेदार को गजेटेड लेवल 8 मिलना चाहिए, वो जरूर और जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो सिपाही से लेकर जेशो तक कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो जरूर 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 उस मिलिट्री सर्विस का इंतजार करेगा जहां उसे ये फायदा मिले। जब वो गजेटेड होगा 47,600 के रेंज में आएगा, तभी तो उसकी पेंशन में कोई फर्क पड़ेगा, तभी तो वो 24 साल तक आपका साथ देगा, साहब उतने इंक्रीजमेंट लेगा। 24-26 साल करेगा तो काफ़ी बढ़िया उसकी पेंशन हो जाएगी, तब दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आप कहते हो रिटायर क्यों ले रहा है, BRS क्यों ले रहा है, उसे 10 साल बाद का भी अनुभव है। रैंक छोटा है मान लिया, बुद्धि तो छोटी नहीं है। अपने बारे में सोचना, पैसे की इकोनॉमी का आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना क्या गलत है? इसलिए जा रहा है वो BRS, फिर बहुत कम हो जाएगा, सबको फायदा होगा सिपाही से लेकर जेशो तक, इसलिए कह रहा हूं। और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, या भारत सरकार घोषणा करे कि ये रैंक नॉन गजेटेड है। क्यों फॉर्मेलिटी करते हैं? हेड साहब की पहले 6 महीने पहले डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, हाई स्कूल इंटर के जो हमारे, उसके बाद गजेटेड नोटिफिकेशन हमारा जा रहा है, फिर गजेटेड नोटिफिकेशन आने के बाद पूरी प्रक्रिया के बाद हमें स्टार पहनाए जा रहे हैं। क्या ऐसा होता नहीं है? ऐसा ही होता है। अगर ऐसा है तो फिर हम लेवल 8 के बजाय लेवल 6 में क्यों हैं? और अगला पॉइंट, इक्वल MSP, जिसका मैं पहले भी नैरेटिव और अपनी दलील दे चुका हूं। आखिरी और ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाए OROP का, वो है पेंशन फिक्सेशन। कोई विशेष रैंक कहां शुरू हो और कहां बंद हो, ये क्लियर होना चाहिए। लास्ट पे जिसे कहते हैं, कोई 25 साल में जेशो बन रहा, कोई BC में बन रहा, लेकिन पेंशन किस बेसिक पर दी जाए, भारत सरकार उस बेसिक को पहले फिक्स करे कि एक सिपाही का, एक हवलदार जी का, एक जेसीओ का लास्ट बेसिक ये है, वो उसके 50% पर पेंशन चला जाएगा। ये हम सबको मंजूर होगा। 25% छोड़ देते हैं मेरी तरफ से, बाकियों की मैं नहीं जानता, ये मेरा सुझावित है। और इसके बाद आपको हर 5 साल में बार बार इस MSP को रिवीजन करने की ज़रूरत, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस OROP को रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पे कमीशन खुले ना खुले वो बात की बात है, लेकिन होता तो 10 साल के लिए है। 10 साल का लास्ट पेंशन फिक्सेशन एक ही हो जाएगा, उसके 50% पर सब पेंशन लेंगे, तो विसंगति कहाँ से आई? सब बराबरी पर तो गए जब तक अगली कोई घोषणा नहीं हुई। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प ORP का है पेंशन फिक्सेशन, और उसके साथ ये सारे विकल्प जो विसंगतियां हैं जिसकी वजह से आज हम बहुत नीचे चले गए हैं, कारण बता दिया गया है। हमारे वहाँ पर हमारी बात रखने वाले होते कौन हैं? बड़े अधिकारी, वो अपना देखेंगे, जिनकी संख्या 3% है। 97% लोगों की बात नहीं सुनी गई। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, और भारत सरकार से गुजारिश है कि वो हमारी मांगों पर विचार करे और जल्द से जल्द सैनिकों की इन मांगों को पूरा करे, और सभी एक्समैन ग्रुप को
से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और लोगों में फैलाएं, और अपने राष्ट्राध्यक्षों जो आपकी पैरवी करने जंतर मंतर जा रहे हैं उन तक इन सभी सुझावों को पहुंचाए, ताकि बहुत बलपूर्वक स्ट्रांगली भारत सरकार के समक्ष हमारी मांगों को रखा जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।